नवोदय युग में आप सबका स्वागत है और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास 7 में अपूर्व अनुभव के विषय में आपको बताएंगे। इस पाठ को पूरा आप पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनना ताकि आपको यह पूरी तरह से समझ में आ जाए। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाघ के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेडेन चूफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह शाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी, पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा उतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर वह चौकीदार के छप्पर को दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिरकार उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो उसे अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी दुशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा।
उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों के यहाँ बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्की चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्की चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच ही गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर विशाखा तक पहुंच गई, पर यास्की चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्की चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यास्की चांद को अपने पेड़ आमंत्रित कर तमाम नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चांद भी रो पड़ेगा। उसने यास्की चांद का पोलियो से पिचकी अकड़ी उंगलियों वाले हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी, पर देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर से खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दुशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यास्की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यास्की चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था और खुद भी वह यास्की चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे ने हाथों से पूरी ताकत से यास्की चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुशाखा पर से पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यास्की चांद डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यास्की चांद ने दुनिया की एक बड़ी झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास्की चांद ने खुश होते कहा। बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यास्की चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आएगा तो हम घर बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चांद उस समय यह तो न समझ पाए कि यास्की चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दोनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यास्की चांद ने ही तो चांद को इसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तेत्सुको कुरियानागी, इसका अनुवाद पूर्वायागी कुशवाहा ने किया। तो यह अनुवाद भी बहुत अच्छा है और आपने इसे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा तो चांद के पाठ के बारे में कुछ और चीज़ें बता देते हैं। तो चांद विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिसके लिए रेल के डिब्बे की कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं स्कूल की छात्रा थी। उन्हें के बचपन के अनुभवों के आधार पर यह आधारित है पुस्तक तो चांद का यह अपूर्व अनुभव, जिसे आप सबने बहुत ध्यान से सुना और आप सबको धन्यवाद। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इसकी सदस्य संख्या बढ़ाएं और इस चैप्टर को दोबारा सुनें ताकि जब भी खाली समय रहे तो इसे सुनते रहें, ताकि आपको यह सब याद होते रहें और आपकी समझ में आते रहें। अब अगर इस प्रश्न से कोई भी पाठ आपके समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। लेकिन आप मेहनत से पढ़ें, आपके अच्छे अंक आएँ। आपको शुभकामनाएं। सबको ओम शांति।